हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अकाउंटेंसी का सेट नंबर 11 और ये बिहार लेखपाल भर्ती और बिजली विभाग का जो जूनियर अकाउंटेंट कलर का वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए ये अकाउंटेंसी का क्लास है और ये सेट नंबर 11 है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन करें। ठीक है, एसेट्स तक हम सब पढ़ चुके थे थ्योरी क्लास में। आज हम सब एसेट्स से आगे बढ़ते हैं और लायबिलिटीज की ओर बढ़ते हैं। तो दायित्व लायबिलिटीज क्या होता है, डिफिनेशन क्या है इसका? तो वह धन जो व्यावसायिक उपक्रम को दूसरे को देना है दायित्व कहलाता है। जैसे आप देने वाला जितना भी धनराशि है वो आपका दायित्व कहलाएगा। या आप किसी से एडवांस ले लिए हैं तो एडवांस आपका संपत्ति नहीं हो जाएगा। ध्यानपूर्वक समझेंगे, आप बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन ले लिए एडवांस में कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका एसेट्स में नहीं तब्दील हो गया, वो आपका क्या होना, दायित्व हुआ। आप बिजनेस करके आपको चुकाना है। ठीक है, तो चुकाने वाला राशि बोल सकते हैं या दे राशि बोल सकते हैं या देने वाला राशि बोल सकते हैं। ये सब क्या कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है, दायित्व कहलाता है। इसका उदाहरण जरूर याद रखें, आपके ऑब्जेक्टिव में डिफिनेशन कम पूछेगा, उदाहरण ज्यादा पूछेगा। ठीक है, जैसे लेनदार, दे बिल, ऋण एवं अधिविकर्षक यानी ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या होता है, दायित्व होता है। ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आप सब समझते हैं ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो अगर आपका रेपुटेशन बढ़िया है बैंक में तो आप अपनी धनराशि से थोड़ा अधिक पैसा कुछ समय के लिए अल्पकालीन अवधि के लिए ले सकते हैं, तो इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो ये भी आपका दायित्व है क्योंकि आपको वापस बैंक को देना होगा। तो दायित्व के बारे में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लेनदार को भविष्य में दे हो, मतलब देना हो, तो वो दायित्व कहलाता है। दायित्व को दो भागों में विभाजित करते हैं हम सब, स्थायी दायित्व या दीर्घकालीन दायित्व यानी लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, चालू या आपातकालीन ऋण और स्थायी दायित्व या दीर्घकालीन दायित्व। देखते हैं इसके बारे में। चलिए दोनों टाइप देखते हैं लायबिलिटीज के। पहला है स्थायी दायित्व या दीर्घकालीन दायित्व। ये क्या होता है, तो दीर्घकालीन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, स्थायी का मतलब हो गया फिक्स्ड दायित्व। ठीक है, फिक्स्ड लायबिलिटीज जिसको बोलते हैं। इसका अभिप्राय ऐसे दायित्व से है जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के बाद करना होता है। जैसे ऋण पत्र यानी आपका ऋण पत्र हो गया, दीर्घकालीन ऋण हो गया। लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं तो आपको तुरंत तो नहीं देना होता है, आप 25 साल के लिए लोन लिए तो आप तुरंत तो नहीं दे रहे हैं। ऐसे दायित्व को क्या बोलेंगे, दीर्घकालीन या स्थायी दायित्व या दीर्घकालीन जमाएं। ये सारा जितना भी होता है ये सब है स्थायी दायित्व के शानदार उदाहरण। दूसरा है चालू या अल्पकालीन ऋण। ये क्या है, तो चालू ऋण का मतलब ये है कि ये अल्प अवधि के लिए होगा यानी शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ठीक है, चालू ऋण वे ऋण कहलाते हैं जिनका भुगतान अल्प अवधि में किया जाता है। जैसे दे बिल, दे बिल मतलब आपको कोई बिल चुकाना है, जैसे बिजली बिल हो सकता है आपका, ठीक है, रेंट हो सकता है, ये सब वही हुआ। विविध लेनदार हो सकता है, बहुत सारे आपके लेनदार हो सकते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पैसा देना होगा। कर्ज के रूप में आप लिए हो तो आप वापस लौटाएंगे। बैंक से ओवरड्राफ्ट के रूप में आप पैसा लिए हैं, ठीक है, तो वो भी लौटाना होता है। तो ओवरड्राफ्ट का पैसा ये नहीं कि आप 20 साल में लौटाएंगे, ठीक है, ये कम समय में लौटाया जाता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब मैं समझा दिया आपको कि आपके पास अकाउंट में कम पैसा है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी बैंक से, आपका रेपुटेशन बढ़िया है तो बैंक आपको दे देता है कि ठीक है आप कुछ समय के लिए लौटा दीजिएगा, आपको मैं 6 महीने के लिए 5,000 रुपया दे रहा हूँ, आप 6 महीने के बाद रिटर्न कर देंगे। ठीक है, जबकि आपके अकाउंट में इतना पैसा भी नहीं है लेकिन आपके रेपुटेशन के आधार पे दे देता है, तो इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अल्पकालीन ऋण हो गया, 1 साल के लिए अगर आप ले रहे हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, आप पहले से जोड़ के रखे हैं कि ये खर्च होगा और हुआ नहीं तो वो खर्चा ही है, दायित्व ही है। तो स्थायी दायित्व समझ में आ गया, चालू दायित्व समझ में आ गया। उदाहरण जरूर याद रखेंगे, उदाहरण से ज्यादा प्रश्न बनेगा। ठीक है, और ये थ्योरी क्लास एक और पार्ट में आएगा, थ्योरी क्लास, फिर तीनों थ्योरी के बाद हम सब ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब। नेक्स्ट है आपका कैपिटल। ठीक है, बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंक होता है वो कैपिटल ही होता है, पूंजी होता है। ये पूंजी एक्चुअल में है क्या, तो व्यवसाय का स्वामी यानी जो ऑनर है, बिजनेस का ऑनर जो है, जो धनराशि व्यवसाय में लगाता है उसे पूंजी कहा जाता है। ठीक है, इस राशि से व्यवसाय को प्रारंभ किया जाता है। तो याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूंजी क्या है, लायबिलिटीज है कि एसेट्स है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे क्योंकि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो वहां पे आप पूंजी लगा रहे हैं, वहां पे रिस्क है, इस वजह से वो आपका दायित्व है। आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, लॉस भी कमा सकते हैं, है ना। तो इसलिए पूंजी क्या हो जाता है, पूंजी वैसा धनराशि है जो सबसे पहले व्यवसाय में लगाया जाता है, नंबर 1, और ये लायबिलिटीज होता है। ठीक है, इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग में दर्शाया जाता है। कैपिटल बराबर होता है कुल परिसंपत्ति माइनस कुल बाह्य देयताएं। देयताएं मतलब लायबिलिटीज हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गया टोटल, और टोटल एसेट्स हो गया। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का वर्गीकरण करेंगे। कितने प्रकार के कैपिटल होते हैं, तो 2 प्रकार के कैपिटल होते हैं। एक होता है स्थिर पूंजी, दूसरा होता है कार्यशील पूंजी। एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएगा कि स्थिर पूंजी के उदाहरण कौन सा है, कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल के उदाहरण कौन से हैं। आइए देखते हैं हम सब, ध्यान से समझेंगे। स्थिर पूंजी, ठीक है,
स्थिर संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है वह स्थिर पूंजी कहलाती है। जैसे ऐसा जो आपके पास सामान है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, और काफी समय तक जो यूटिलाइज किया जा सकता है, उसमें जो आप पैसा खर्च करते हैं, उसमें जो पूंजी लगाते हैं उसको स्थिर पूंजी कहते हैं। जैसे मशीनरी तथा संयंत्र मतलब मशीन का क्रय करना, भूमि तथा भवन का क्रय करना, ये सब फिक्स चीजें, तुरंत खराब होने वाला चीज तो है नहीं। तो ऐसे जगह पे अगर आप संपत्ति का यूज कर रहे हैं, पूंजी का यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, ठीक है, स्थिर कैपिटल यानी फिक्स्ड कैपिटल जिसको आप बोल सकते हैं, स्थिर पूंजी। उसके बाद है कार्यशील पूंजी, मतलब कार्यशील का मतलब ही क्या हो गया? वर्क कर रहे हैं आप, वर्किंग कैपिटल है ये, ठीक है। तो पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय के दैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है वर्किंग कैपिटल कहलाता है, याद रखेंगे। यानी आप कोई बिजनेस ऐसा करते हैं जहां पे डेली आप कर रहे हैं, आप ऐसा जगह पे यूज कर रहे हैं, आपके पास ऐसा स्टॉक आ रहा है, बार बार आप यूज कर रहे हैं, तो स्टॉक आप कर रहे हैं तो आप उसके बदले में पूंजी लगा रहे हैं, ठीक है। डेली का आपका बिजनेस है, डेली रन हो रहा है बिजनेस। जैसे आप मान लेते हैं किराना स्टोर चलाते हैं, तो आपको डेली मसाला का पैकेट खरीदना पड़ेगा, उसमें जो पूंजी लगेगा वो कार्यशील पूंजी हो जाएगा। बिस्किट खरीदना पड़ेगा, उसमें जो पूंजी लगेगा कार्यशील पूंजी हो जाएगा। तो कार्यशील पूंजी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। कार्यशील पूंजी बराबर होता है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, यानी वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टर्म्स, वो है आपका एक्सपेंसेस यानी व्यय। व्यय क्या होता है? तो रेवेन्यू, रेवेन्यू समझते हैं आप सब, आगम जिसको बोलते हैं। तो आगम की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तु एवं सेवाओं की लागत को व्यय कहते हैं, ठीक है। माल अथवा सेवाओं को उत्पन्न करने तथा विक्रय करने में जो लागत आती है उसे व्यय कहते हैं। मतलब आप कोई चीज ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिसको बेचने पे आपको प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है, यानी आगम आ सकता है, रेवेन्यू आ सकता है। तो रेवेन्यू जब आएगा आगम की प्राप्ति के लिए आप जिस भी वस्तु का प्रयोग करते हैं उसमें जो आपका कॉस्ट लगता है, लागत लगता है, पैसा लगता है, उसको एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। आप पेन का डिब्बा खरीदे बेचने के लिए, तो उससे आपको पता है कि इस पेन के डिब्बे को बेचेंगे, 10 रुपए में खरीदे हैं तो 12 रुपए आएगा, तो 2 रुपया आगम आएगा, रेवेन्यू आएगा। तो इसमें जो आप कॉस्ट लगाए 10 रुपया, वो आपका क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेस कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर विक्रय किए गए माल की लागत, वेतन हो सकता है आपका, किराया हो सकता है, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, विज्ञापन भी है, आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने शॉप का एडवर्टीजमेंट करते हैं, कमीशन है, ठीक है। डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? डिप्रिसिएशन मतलब ह्रास होता है, ठीक है। तो ह्रास मैं समझाऊंगा जब डिप्रिसिएशन में आऊंगा। मतलब मेनली आप अगर शॉर्ट टर्म में समझे तो एक मकान है, मान लेते हैं अभी 2025 में एक मकान बना है, क्या वो 2050 तक सेम स्थिति में रहेगा? तो आप सब बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या हुआ? डिप्रिशिएट हुआ, वो कमा, घिसा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो ये सारा एक्सपेंसेस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनकम यानी आय। रेवेन्यू क्या होता है? तो रेवेन्यू में से व्यय घटाने पर जो शेष बचता है उसको आय कहते हैं, ठीक है। यानी आगम में से जो आप एक्सपेंसेस को घटा देंगे वो इनकम बचेगा। आय बराबर आगम माइनस व्यय, यानी इनकम बराबर होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जैसे आप 12 रुपया आपका रेवेन्यू है, आगम है, उसमें से मान लेते हैं 2 रुपया आप उसमें एक्सपेंस को घटा दीजिए, आपका इनकम क्या हो गया? आपका इनकम 10 रुपया हो गया। तो एक लेखा वर्ष में अगर ये सारा जितना भी चीज है, आय क्या करता है? तो संपत्ति के आंतरिक प्रभाव को बढ़ाता है, दायित्व में कमी के रूप में आर्थिक लाभों में वृद्धि करता है, दायित्व में यानी लायबिलिटीज को कम करेगा। जितना आप अत्यधिक इनकम जनरेट करेंगे उतना आपका कर्जा चूकता जाएगा, ठीक है, सारा बिल आप पेमेंट करते जाएंगे तो लायबिलिटीज तो कम होगा ही, और आपके आर्थिक लाभों में भी वृद्धि होगा, इकोनॉमिक रूप से आप स्ट्रांग होते जाएंगे, आपके कैपिटल में भी वृद्धि होगा। आप मान लेते हैं 50,000 से इनकम बिजनेस शुरू किए और आप इतना मेहनत किए, कमाए, बहुत सारा इनकम जनरेट किए, तो आपका पूंजी में इजाफा होगा। आप सोचेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके दुकान में भीड़ लगे और से ज्यादा प्रोडक्ट को आप लाएं खरीद के और उससे सेल आउट करते जाए, ठीक है। तो ये तीनों होता है आय से, संपत्ति के आंतरिक प्रभाव, दायित्व में कमी के रूप में आर्थिक लाभों में वृद्धि होता है और पूंजी में भी वृद्धि होता है, यानी आपका कैपिटल में भी वृद्धि होता है। याद रखेंगे इनकम बराबर हुआ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। चलिए अब देखते हैं एक्सपेंडिचर, खर्च। संपत्ति, माल अथवा सेवाओं प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भुगतान अथवा संपत्ति का हस्तांतरण खर्च कहलाता है। खर्च दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पूंजीगत खर्च। ये क्या होता है? देखिए यहीं पे आपको क्वेश्चन में उलझा देगा, क्या पूंजीगत खर्च पूछ रहा है। पूंजीगत खर्च का मतलब पहले आप सब समझे, स्थायी संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट्स के परचेज यानी क्रय करने में अथवा उनके मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया खर्च जो होता है पूंजीगत खर्च कहलाता है, ठीक है। यानी आप क्या खरीद रहे हैं? भूमि खरीद रहे हैं, भवन खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, कोई भी उपकरण जिसको बोलते हैं, अगर ये सब आप खरीदते हैं तो उसमें जो आप व्यय लगाते हैं, उसमें जो आप पैसा खर्च करते हैं, हाँ ठीक है, तो उसको बोलते हैं पूंजीगत खर्च।
ठीक है, पहला आप समझ गए खर्च दो प्रकार में। पहला क्या हो गया, पूंजीगत खर्च, ये मेनली फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में जो पैसा यूज होता है उसी को बोलते हैं हम सब पूंजीगत खर्च। चलिए सेकेंड देखते हैं, खर्च का दूसरा जो भाग है वो है आयगत व्यय। ऐसा व्यय जो एक लेखांकन अवधि में प्राप्त हो। लेखांकन अवधि में पहले बता चुका हूं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है जल्दी से बताएं आप सब कमेंट सेक्शन में, या मैं बता देता हूं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो सभी आगत खर्चों को व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। मतलब ये मेनली 1 साल की अल्प अवधि वाला खर्चा है। तो जैसे कि बहुत सारा खर्च हो सकता है, आपके साथ सैलरी दे सकते हैं अपने स्टाफ को, रेंट वगैरह शॉप का देते होंगे, तो ये सब आता है आयगत व्यय में। यानी ये 1 साल का, और ये तो पर महीना का बात है, लेकिन ये मेनली फाइनेंशियल ईयर में काउंट किया जाता है। तो ये हो गया खर्च। बढ़ते हैं आगे, आगम क्या है? तो आगम का मतलब व्यवसाय की आयों से है। ठीक है, आगम से पूंजी में अभिवृद्धि होती है। आगम का उदाहरण क्या है? तो माल के विक्रय से प्राप्तियां, अर्जित ब्याज, अर्जित कमीशन, अर्जित किराया, अर्जित लाभ, अर्जित बट्टा, ये सारे आगम के उदाहरण है। तो याद रखेंगे, इसको रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, तो आगम का मतलब व्यवसाय की आय से, मेनली इनकम से है, और ये रेवेन्यू हमेशा कैपिटल में एडिशन करेगा, वृद्धि करेगा। बस इतना याद रखना है। थोड़ा थोड़ा बस आप जान लेंगे ना सब कुछ, तो फिर ऑब्जेक्टिव बनाना आप सबको आसान होगा। ऐसे मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव दे दूंगा तो एक समझ में ही आप सबको नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, देनदार, डेबिटर्स क्या होता है? तो वो व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम जिससे धन वसूलना रहता है अथवा जिसके पास संस्था की राशि बाकी है उसको देनदार यानी डेबिटर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कोई कंपनी की राशि बाकी है, कोई फर्म की राशि बाकी है, किसी व्यक्ति का राशि बाकी है, तो संस्था की राशि बाकी रहने पर उसको देनदार कहा जाता है। लेनदार क्या होता है? जिस व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम को उधार क्रय के लिए या ऋण के लिए व्यापारी द्वारा धन देना होता है। ठीक है, जिसको आप धन देंगे उसको लेनदार बोलेंगे, और जिससे धन लेंगे उसको देनदार बोलेंगे। ठीक है, जिसके पास संस्था की राशि बाकी है वो क्या होगा? देनदार हो जाएगा, और ऋण के लिए व्यापारी द्वारा धन देना होता है उसको क्या बोलते हैं? लेनदार बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखेंगे, टर्म्स को काफी यूज होता है। बढ़ते हैं अगले टर्म्स की ओर। ये है आपका माल यानी गुड्स। क्या होता है गुड्स? तो जिन वस्तुओं का कोई व्यापारी व्यापार करता है वह उसका गुड्स कहलाता है। ठीक है, यदि कोई व्यापारी गेहूं का व्यापार करता है तो गेहूं उसका माल कहलाएगा। माल की परिभाषा माल बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 2(7) में की गई है। इसके अनुसार एक्शनेबल क्लेम और मुद्रा को छोड़कर प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति क्या है? क्या है? गुड्स होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो गुड्स मेनली आप जो सामान बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, उसको गुड्स कहा जाता है। इसको आपको भूलना नहीं है। तो ये था अकाउंटेंसी का थ्योरी क्लास। ठीक है, सेट नंबर 11। सेट नंबर 12 भी थ्योरी क्लास रहेगा, और ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जिसमें हम सब बेसिक समझ रहे हैं अकाउंटेंसी के क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, क्या क्या अकाउंटेंसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम सब इसके ऊपर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से वीडियोज नहीं आ पा रहे थे, पर धीरे धीरे मैं, अभी भी तबीयत खराब है पर आप सबके लिए मैं लेकर आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच।